महाराष्ट्र में विदर्भ के नागपुर जिले का इलाका वैसे तो किसानों की आत्महत्या के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहा है। पिछले कुछ सालों में कर्ज में डूबे विदर्भ के हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ के किसान सिर्फ पारंपरिक खेती करते हैं, जो पूर्ण रूप से वहाँ के विषम वातावरण पर निर्भर है। विदर्भ के वातावरण की बात करें तो वहाँ आमतौर पर बारिश ज़रूरत से बहुत कम होती है और तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ की ज़मीन भी कम उपजाऊ है। इसी कारणों से वहाँ पे किसान पारंपरिक फसल जैसे कपास, अरहर, ज्वार और बड़े पैमाने पर संतरे की खेती करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यह पारंपरिक खेती पूर्ण रूप से वहाँ के मौसम पर निर्भर होने के कारण और ज़मीन कम उपजाऊ होने के कारण विदर्भ के किसानों को कोई निश्चित आमदनी नहीं हो पाती और यही कारण है कि विदर्भ के किसान कर्ज में डूब जाने पर आत्महत्या जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं। ठाणे जिले में मीरा भाईंदर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और लोकप्रिय राजनेता कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म्स नामक कंपनी की स्थापना की है और इस कंपनी के माध्यम से 100% जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन कर विदर्भ के किसानों के लिए एक मिसाल पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में असीमित संभावनाएं उपलब्ध कराई है। 100% जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और मल्टी क्रॉप पैटर्न जैसे एक साथ विभिन्न प्रकार की कमर्शियल फसलें उगाकर विदर्भ के किसान पारंपरिक खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर न होते हुए कमर्शियल खेती कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण मुजफ्फर हुसैन जी ने पेश किया है। पारंपरिक फसलों के साथ साथ आम, काजू, मौसम्बी, संतरा, सीताफल और कटहल जैसी अन्य प्रकार की लंबे समय तक उत्पादन देने वाले पेड़ एक साथ कैसे उगाए जा सकते हैं। कम से कम पानी में और कम से कम क्षेत्र में गन्ने का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। खेती में मुख्य फसलों के अलावा बाम्बू, मोहगनी, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च जैसे अपारंपरिक फसलों के उत्पादन से कैसे उत्पन्न लिया जा सकता है। इन विषयों पर देश के अलग अलग हिस्सों में मुजफ्फर हुसैन साहब ने खुद जाकर वर्षों तक संशोधन कर उन्होंने नागपुर जिले के रामटेक तालुका में बोंदरी गांव के स्थित उनके अपने 200 एकड़ में फैले खेतों में इन फसलों पर सफल प्रयोग कर कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म ये संतरे के बीच में डेंचा लगाया हुआ है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कि ये वही डेंचा है, ये बीच में लगाया गया था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिपर मशीन से कटिंग होकर के ये साइड में गिर गया। और ये जो झाड़ की लाइन का है जिसमें फ्लावर्स लगे हैं, इसमें बियाना तैयार हो गए, जो बियाना हमको नेक्स्ट ईयर काम आएगा वापस से डेंचा लगाने के लिए। ये जैकफ्रूट बैंगलोर में जो बॉटनिकल गार्डन है हजारों एकड़ में, वहां पर 100 से 150 साल से ये वैरायटी लगी हुई है और वहां से ये वैरायटी को यहाँ लाया गया है। लालबाग मधुरा वैरायटी फ्रॉम बैंगलोर। ये इंटरप्लांटेशन हो रहा है दालचीनी के प्लॉट में। दालचीनी 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगी है और जैकफ्रूट जो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लगाए जा रहे हैं, ये 30 फीट बाय 30 फीट पे लगाए जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एम एन वेणुगोपाल जी, हेमंत चौहान जी
और 2 साल के बाद इसके ऊपर ब्लैक पेपर का प्लांटेशन होगा। इन बिटवीन के एरिया में मल्चिंग के लिए जवारी, बाजरा, तूर, मेज और डेंचा लगाया गया है, जो ट्रैक्टर माउंटेड रिपर मशीन से ऑटो मल्चिंग स्ट्रिप पे होते जाएगी। For shading, we will plant So it there only also there. we will provide the shelter. Shade everything everywhere has to provide. Even for Dalchini, if you want to provide, we'll do it that also. And We even will mulch it. I think it's quite hardy. It can survive. okay. मल्टी क्रॉप सिस्टम से विदर्भ के नागपुर जैसे गर्म इलाके में काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, काजू, कटहल यानी कि फनस, सेवगा, शेंगा जैसे पेड़ सफलतापूर्वक उगाने के बारे में मुजफ्फर हुसैन जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के मसाला डिवीज़न के प्रमुख संशोधक डॉक्टर MN वेणुगोपाल, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर वेणुगोपाल के मार्गदर्शन में ही विदर्भ में मसालों की ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जा सकती है, इस पर कई प्रकार से बड़े पैमाने पर संशोधन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे इस प्रकार के संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए मुजफ्फर हुसैन जी ने एक अभ्यास दौरे का आयोजन करते हुए पत्रकारों के एक दल को नागपुर आमंत्रित किया। इस अभ्यास दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों को खुद खेतों के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर हर एक फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ऑर्गेनिक खेती के लिए गाय के गोबर से गोमूत्र, गुड़ और बेसन से जीवामृत कैसे बनाया जाता है, घन जीवामृत कैसे बनाया जाता है, खेतों की आधुनिक पद्धति से सिंचाई कैसे की जाती है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। कंप्यूटराइज्ड पैनल है पूरा। ये जीवामृत की टैंक है। जीवामृत जो गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़ से बनता है, उसकी टैंक्स पीछे हैं। वो बनने के बाद हम लोग ये टैंक में फिल करते हैं और ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। 1 लाख लीटर का फिल्ट्रेशन प्लांट है। 1 घंटे में 10 HP के 2 पंप चलते हैं, 1 लाख लीटर पानी होता है। 8 घंटे का कमांड, 10 घंटे का कमांड, 24 घंटे का कमांड हम इसमें दे सकते हैं। तो जितना खेत है इसका शेड्यूल बना है कि आज कौन से प्लॉट को, कौन से झाड़ को कितना पानी देना है, तो इसमें फिट किया हुआ है। सवेरे आदमी आता है, इसको फिट करता है। मशीन उसमें से जीवामृत 10,000 लीटर में 400 लीटर जीवामृत लेती है। तो 4 टैंक लगी है, तो 1600 लीटर जीवामृत और 1 लाख लीटर पानी। 2 पंप चलता है तो 1 लाख लीटर पानी, 1 पंप चलता है तो 50,000 लीटर पानी। वो ऑटोमेटिक लेती है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये इधर लाइट और ये चल रहा है पीछे फिल्टर में, इधर ये चल रहा है। ये पानी ले रहा है साथ में और उसको मिक्स करता है साथ। जीवामृत को पानी मिक्स हो रहा है और सब पूरे खेत में इलेक्ट्रिक वाल्व लगे हैं। तो खेत पे जाके वाल्व मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कमांड दे दी 8 घंटा 10 घंटा, पूरे खेत को जीवामृत के साथ में, पानी के साथ में हर रोज पानी जाता है। मतलब रोज खेत की मिट्टी में झाड़ को हम क्या दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, जीवामृत, बेसन दे रहे हैं जो कैल्शियम है, गोबर दे रहे हैं और गौमूत्र दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं। 365 दिन। तो जो मल्चिंग किया है उसके नीचे जो कीड़े हैं, अर्थवर्म है, तो उसको भी साथ में ये मिठास मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो जिंदा रहते हैं। और वो जो मल्चिंग किया उसको खाते हैं तो नेचुरल कंपोस्ट वहाँ तैयार होता है। गोबर जो नीचे डाला हुआ है उसको पानी मिल रहा है, उसके अंदर अर्थवर्म तैयार होकर ग्रानुल हो रहा है। तो ये फ्लश हुआ पानी कहाँ जा रहा है, ये वापस शेत तालाब में जा रहा है। मतलब पानी रिसाइकल भी हो गया तो भी शेत तालाब में जा रहा है। अब ये पहले 48 घंटे में एक बार जीवामृत निकलता है, फिर 24 घंटे में निकलता है, फिर 24 घंटे में निकलता है। मतलब एक बार गोबर, गौमूत्र, बेसन और ये डाला, तो उसके बाद में 48 घंटे पहली बार निकलते, फिर 1000 लीटर पानी भरते एक टैंक में, फिर 24 घंटे में उसको निकालते हैं, फिर 1000 लीटर पानी भरते हैं, फिर 24,000 लीटर में निकालते हैं, 24 घंटे में निकालते हैं। और बाद में जो स्लरी बचती है उसके अंदर की, वो इधर आती है।
और ये स्लरी को क्या करते हैं, वो शेप तालाब में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इसमें गोबर है, बेसन है, जो कभी नेट हो जाता है। और ये अर्थ पंप है ये स्लरी का, तो वहाँ जो गंजीवामृत बनता है तो ये स्लरी वो गंजीवामृत पे जाती है, क्योंकि ये गोबर है, बेसन है, यही मिक्सचर है, तो वो गोबर के साथ बेचते हैं, उधर गंजीवामृत बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट शेप तालाब में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इसमें कचरा है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट में जाएगा, फंसेगा, तो फिल्ट्रेशन प्लांट रोज खराब होगा। अब ये गैया रखने का ये बनाया हमने, ये मगाशी 50 गाय लागणार त्या। हाँ, अब ये गाय के लिए सब दवा वगैरह सब रखने के लिए स्टोर रूम बनाया, और उसका गौमूत्र जमा करने के लिए इधर टैंक बनाया। अभी हमको गैया हमारी उधर है, वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है, गोबर भी यहाँ लाना पड़ता है, अभी सब इधर ही हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मैन पावर रिड्यूस लगेगा, कम लगेगा। यहीं के उठाया जीवामृत में डाल दिया, यहीं जीवामृत में पंप से फिक्स कर दिया, गौमूत्र को मैनुअली करने की जरूरत नहीं, टुल्लू का पंप लगाया, आदमी पकड़ के डाल दिया, तो एक ही आदमी से पूरा काम हो जाएगा। तो फार्मिंग में मैन पावर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करके, उसके लिए ये एक बढ़िया मॉडल हमने बनाया। ये अभी 50 गाय का है, इसके चारों तरफ हम बाम्बू लगा रहे हैं और ये खुला रहेगा, तो गैया को भी ठंडक। मुजफ्फर हुसैन जी के इस जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और मल्टी क्रॉप फार्मिंग से प्रभावित होकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों से रोज़ाना कई किसान और कृषि क्षेत्र के जानकार विशेषज्ञ उनकी यह ऑर्गेनिक मल्टी क्रॉप फार्मिंग देखने और सीखने के लिए दूर दूर से आते हैं। मुजफ्फर हुसैन साहब भी खुद बड़े ही आदर भाव से उनके हर सवाल का जवाब देते हुए उन्हें सभी विषयों की जानकारी देते हुए मुफ्त में मार्गदर्शन करते हैं। कल जो गन्ना लगाते हैं वो हमने पिछले साल लगाया, उसके पहले साल भी लगाया, और फिर गन्ने के अंदर भी रिसर्च कि पूरे देश भर में या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से गन्ने लगाए जाते हैं और उत्पादन कैसे ज़्यादा आ सकता है, और कैसे एक बार लागवड़ किया तो बहुत लंबे समय तक उसी क्रॉप को रखा जा सकता है। तो फाइनली वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर का बहुत सारे वीडियोस मैंने जब देखा, तो फाइनली हम ये 2x2 पिट सिस्टम, ये 2x2 पिट सिस्टम, और ये बीच की जगह 5 फीट, ताकि इसके बीच में छोटा ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर लेके चल सके। अब जो छोटा फार्मर है, जो विदर्भ के अंदर जो हमारा बेसिक फोकल पॉइंट है कि छोटा किसान ज़्यादा उत्पन्न, जो उसके पास अवेलेबल वाटर और मैन पावर और गाय और गोबर जो रिसोर्स अवेलेबल है, उसके अंदर उसका उत्पन्न कैसा बढ़े, तो उसमें शुगर केन का एक कैश क्रॉप है। अगर शुगर मिल आसपास में 50-100 किलोमीटर में है तो विदर्भ में 2200-2300 रुपये टन देती है, और 1 एकड़ का किसान, 1 एकड़ में 1400 पिट होते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें 4 जड़ें लगाई थी और 4 में से 4 अभी निकले हैं, और आप आगे भी आप देखेंगे 4 में से 4 भी निकल रहे हैं, 5 भी निकल रहे हैं, उसमें देखो 3 भी निकले हैं। तो मिनिमम एक सीड में से 8 से 10 फुटवे निकलना चाहिए। मतलब उस एक 2x2 के गड्ढे में 40 गन्ने का क्रॉप तैयार होना चाहिए, 40। और एक गन्ना मिनिमम 3 किलो का हुआ तो एक पिट में 120 किलो होगा, एक पिट में 120 किलो होगा, तो 1400 पिट में अप्रोक्सीमेटली 168 टन, मतलब 168 टन गन्ना होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बता रहा हूँ कि 100 टन होगा, जबकि मुझे पता है कि 100 टन से ज़्यादा ही होने वाला है। ये जैसा 2 फीट 3 फीट का हो जाएगा, 4 फीट का होगा, तो इसको बांधना शुरू करेंगे। इसी के जो ड्राई पत्ते रहेंगे उसी से फार्मर उसको बांध सकता है। मतलब ये जो 2 फीट की बीच में जगह दी है, ये इसलिए दिया है कि आदमी ऐसे खड़े रह के बांध सकता है, वरना गन्ने के पत्ते से क्या होता है कि कट जाता है, इसलिए वर्कर लेबर बीच में जाता नहीं है। तो इसलिए 2 फीट का गैप रखा है, और ये 5 फीट का गैप इसलिए रखा है कि इसमें छोटा ट्रैक्टर चल सकता है, रोटावेटर, कल्टीवेटर हो सकता है। नॉर्मली जो गन्ना लगाते हैं वो सीधी चीर खींचते हैं और उसमें गन्ना बोते चले जाते हैं। फिर जब गन्ना ये साइज का होता है तो उसको ये मट्टी चढ़ाते हैं।
हमने क्या किया है, गड्ढा ही बना दिया है और गड्ढे में उसको लगा दिया है, तो उसको मिट्टी चढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसको जब भी खाद देंगे एडिशनल देने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक गड्ढे में 10 किलो घन जीवामृत और 5 लीटर जीवामृत हमने दे दिया है। और पानी आप देख रहे हैं कि पानी आ रहा है, उसके अंदर जीवामृत साथ में आता है। अभी आपने ऑटोमाइजेशन रूम देखा, उसमें जीवामृत साथ में आ रहा है। तो एक गड्ढे के अंदर आप उसमें 3 आपको ड्रिपर्स दिखेंगे। एक ड्रिपर में से 1.5 लीटर पानी 2 घंटे में जा रहा है, मतलब 4.5 लीटर पानी। कितना हो गया? 1.5 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर कितना हो गया? 1.5 3 4.5 2 घंटे में पानी 4.5 लीटर जा रहा है। 1400 गड्ढे में एक्चुअली 6000 7000 लीटर ही पानी जा रहा है, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं वहां पे भी एक ड्रिपर है, तो वो पानी भी जा रहा है। तो 8000 लीटर पानी 1 एकड़ में जा रहा है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दे रहे हैं, एक दिन 8 दे रहे हैं। तो भी आप मट्टी हटा के देखेंगे, कोने की मट्टी हटा के, अभी कोई एक जन काले झुका जरा खाली, हाँ नाही अजून खाली जाना, खाली गड्डेत जा, हाँ काढ माटी काढ, अजून काढ ओलावा आहे. एकदम सुका आहे का कसा है? बोलिए ना। तो अभी एक दिन आड़ भी अगर पानी दिया है, अभी ये हमने लगाया है 10 फरवरी को, 10 फरवरी से लेके वो वहां तक हमने 25 फरवरी तक का प्लांटेशन किया हुआ है। ये हमारा 15 फरवरी का प्लांटेशन है। आज 20 मार्च है ना, कितना आज? 26 मार्च है। तो ये 1 महीने का ग्रोथ आया हुआ है और हफ्ते में 3 दिन का पानी। अभी आपके सामने पानी चल रहा है, परसों पानी था, आज पानी चल रहा है। तो ये गन्ने की पिट सिस्टम एक नई संशोधन है और 101% ये सक्सेसफुल रहने वाली है। बीच में क्या अब इसके बीच में छोटा किसान भाजी भी लगा सकता है, तरकारी लगा सकता है, जवार लगा सकता है, बाजरे लगा सकता है, टमाटर लगा सकता है, गेहूं लगा सकता है, जो क्या रोज का क्रॉप है वो लगा सकता है, कोई भी चीज लगा सकता है बीच में। जो तो गन्ना बड़ा नहीं हो वो एक दिन आड़ घर के अंदर डब्बे और लोटे से पानी दे सकता है ना। गाय की एक गाय है, वो दिन का 2 किलो 3 किलो गोबर करती है, पूरे साल का 600 किलो गोबर बनता है, 700-800 किलो गोबर बनता है। 1400 गड्ढे के अंदर पूरे साल भर का गोबर जमा होता है उसके पास। और गौमूत्र जो कचरे में जा रहा है वो ड्रम में जमा होएगा, तो साल भर का उसके 350 लीटर गौमूत्र जमा होता है। आज ये काश्तकार जमा ही नहीं कर रहा है। तो ये खुद का रिसोर्स जो है, जो वेस्ट हो रहा है, वो 1 एकड़ में 1400 गड्ढे को आदमी औरत खुद काम करेगा, डाल सकते हैं कि नहीं? ये वैसा मॉडल है। मुजफ्फर हुसैन साहब ने डॉक्टर वेणुगोपाल जी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए अपना एक लक्ष्य बनाया है कि न सिर्फ विदर्भ ही बल्कि देश का कोई भी किसान सिर्फ एक मौसमी फसल पर निर्भर न रहते हुए पारंपरिक खेती के साथ साथ कम पानी, कम खाद, नैसर्गिक बीजों का इस्तेमाल करते हुए कमर्शियल खेती को अपनाते हुए मल्टी क्रॉप फार्मिंग के माध्यम से ज़्यादा आमदनी करे, ताकि आने वाले दिनों में देश के किसी भी किसान को खेती में हो रहे नुकसान के कारण आत्महत्या ना करनी पड़े। मुजफ्फर हुसैन साहब का यह क्रांतिकारी मिशन निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है और देश में दूसरी हरित क्रांति लाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकहित न्यूज़ परिवार की ओर से हम मुजफ्फर हुसैन साहब के इस मिशन को शुभकामनाएं देते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि देश के किसान मुजफ्फर हुसैन साहब के इस मल्टी क्रॉपिंग खेती से मार्गदर्शन लेते हुए खेती में अपने अलग अलग तरह के उत्पादन लेने की कोशिश करें और देश के विकास में हाथ बटाएं। नमस्कार, मी संदीप धकाते. मी एक कृषी तज्ञ म्हणून काम करतो आहे आणि हे काम करत असताना आज योगायोगाने अस्मिता ऑर्गॅनिक फार्म कांद्री तालुका रामटेक येथे हुसेन साहेबांच्या शेतावर आज जाण्याचा योग आला. तिथे गेल्यानंतर एक गोष्ट प्रामुख्याने आढळून आली, ती म्हणजे की कातळ जमिनीमध्ये सुद्धा किंवा खडकाळ जमिनीमध्ये सुद्धा एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बाग आपण कशी फुलवू शकतो याचं
एक छान उदाहरण आज मला बघायला मिळालं. तिथे गेल्यानंतर मला आंब्याची बाग, आंब्याच्या बागेमध्ये इंटरक्रॉपमध्ये ब्लॅक पेपर, मोहगोनी, लिंबू अशा पद्धतीचं एकत्रित बाग बघायला मिळाली. त्यानंतर संत्र्यामध्ये सीताफळ याचं एक इंटरक्रॉपिंगचा पॅटर्न बघायला मिळाला. ऑटोमेशनमध्ये नेटाफिम कंपनीचं चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेलं एक युनिट बघायला मिळालं. त्यानंतर चिंचेची बाग बघायला मिळाली आणि हे बघत असताना घन जीवामृत कशा पद्धतीने तयार करायचं, जीवामृत शेतामध्ये वापरल्यामुळे काय फायदे होतात, जमीन कशी सुपीक राहू शकते, भर उन्हाळ्यात सुद्धा आज 35 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरमध्ये सुद्धा आज जमिनीचं टेम्परेचर आपण कशा पद्धतीने मेंटेन करू शकतो, या सगळ्या पद्धतीचा एक एकत्रित प्लॉट बघण्याचा आज योग आला. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचा फार्म हा हुसेन साहेबांनी कांद्री येथे मेंटेन केलेला आहे आणि मला असं वाटते की येणाऱ्या 2-3 वर्षामध्ये याचे फळ आपल्याला बघायला नक्कीच मिळेल. आज विदर्भामध्ये स्पायसेस क्रॉप्स ज्याला आपण मसाल्याची पिकं म्हणतो ती कधी आजपर्यंत आपण बघितली नव्हती. अशी मसाल्याच्या पिकांची बाग आपल्याला कांद्री येथे हुसेन सरांच्या बागेमध्ये बघायला जरूर मिळणार आहे. आपण पण सर्व शेतकऱ्यांनी जरूर यावं आणि ही बाग बघावी आणि आपल्या शेतामध्ये पण त्याचा उपयोग करावा असं मला वाटते. धन्यवाद. माननीय मुझफ्फरच्या या फार्म येऊन अत्यंत आनंद झाला आणि आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करावी, शेतीमधून उत्पादन झालेल्या मालाचं योग्यरीत्या प्रोसेसिंग कसं करावं आणि ह्या शेतीच्या कारभारातनं पर कॅपिटल इन्कम कमी खर्चात व कमी लेबर लावून कसं करावं याचं प्रात्यक्षिक त्यांनी केलं. त्यांचा फार्म तिथे असलेले सगळे प्रयोग हे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं येणाऱ्या दिवसामध्ये भवितव्य बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचं पाऊल राहील अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त शकतो. खूप खूप शुभेच्छा. त्यांच्या ह्या माध्यमातून त्या विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त भागामध्ये एक आमूलगत बदल होईल अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी विश्वास व्यक्त करतो. रमेश भाई, आप आज नागपुर आए हैं पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब के फार्म हाउस पर. कई प्रकार की खेती वो कर रहे हैं, एक अलग तरह का उन्होंने उदाहरण पेश किया है भारत में खेती के लिए. क्या देखा आपने? पहले तो हम सुन रहे थे मुजफ्फर हुसैन जी नागपुर में खेती कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आकर देखे तो सचमुच एक अद्भुत काम वो कर रहे हैं. भारत कृषि प्रधान देश है और पारंपरिक खेती, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अभी भी पारंपरिक खेती करते हैं, मौसमी खेती करते हैं और बाद में उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब होती है. लेकिन मुजफ्फर हुसैन जी ने अपने यहाँ पे जो खेती शुरू किया है उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है. मैं तो बोलूँ ये खेती नहीं है, प्रयोगशाला है जो वो कर रहे हैं. यहाँ के जलवायु खेती के योग्य नहीं है, मिट्टी खेती के योग्य नहीं है, फिर भी ऐसे जगहों पर वो खेती कर रहे हैं और खेती भी औद्योगिक खेती कर रहे हैं. अगर इसका अनुसरण कर छोटे छोटे किसान भी यहाँ आए, इसको देखें और इनका अनुसरण करें तो वो बहुत बेहतर ढंग से छोटे छोटे जगहों पे 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीनों में खेती कर सकते हैं. हमको नेचुरल खेती जैसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक में इन्होंने जो खाद का प्रयोग किया है वो खाद किसानों के घर पे ऑलरेडी रहता ही है. गाय होता है, गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है, बाकी जो चीज़ें होती है वो होता है, वो वेस्टेज करते या फिर खेत में ले जाके वैसे डाल देते तो उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके लिए वो उनको यूरिया जैसे जो अदर्स जो केमिकल्स युक्त होते हैं उनको यूज़ करना पड़ता है. तो जो और उनके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसको कैसे उपयोग में लिया जाए और उससे और भी बेहतर ढंग से औद्योगिक खेती कैसे किया जाए उसका जीता जाता उदाहरण मुजफ्फर हुसैन जी ने यहाँ पर दिया है. अनिल चौहान जी, हम एक स्टडी टूर पर आए हैं नागपुर, जहाँ पर पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब ने यहाँ पर नागपुर जैसे वीरान बंजर ज़मीन पर खेती में एक नई क्रांति लाने की कोशिश की है. आज आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से खेती कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, बावजूद इसके भारत में जो है बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं। उसकी कारण रहती है आर्थिक तंगी। मुजफ्फर भाई का एक कंसेप्ट ऐसा है कि पारंपरिक खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती किया जाए। इससे ये होगा कि जो किसान है उसकी जो आमदनी है वो 4 से 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसके पास कमाई होगी तो आर्थिक तंगी उसकी हट जाएगी। आर्थिक तंगी हटेगी तो उसके घर में खुशहाली आएगी, वो अपना जीवन आराम से गुजर बसर कर सकता है। दूसरी बात, एक चीज़ वो देखने वाला है कि इनका जो कंसेप्ट है, इन्होंने क्या किया है कि जगह के 1-1 इंच या ये बोल सकते हैं 1-1 फुट को जो है कैसे यूज में कर लिया जाए। जैसे इन्होंने मौसमी लगा दिया है, मौसमी के बाजू में सीताफल लगा दिया है, सीताफल के बाजू में इन्होंने मसाले की खेती भी उसी में कर लिया है। तो इस तरह से हर जगह कहीं जगह बचने नहीं दिया है। हर जगह पे जो जगह है उसका पूरा भरपूर उपयोग किया है, पूरा उपयोग किया है। मुजफ्फर हुसैन के फार्म हाउस पर, जहाँ पर उन्होंने खेती में एक अलग तरह की क्रांति करने की कोशिश की है, क्या देखा आपने यहाँ पर? जी मोइन भाई, आपने सही कहा कि मुजफ्फर हुसैन साहब ने वाकई किसानी क्षेत्र में क्रांति से ला दी है, खास करके विदर्भ में, जहाँ पर किसान जो है बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है। और विदर्भ जो है किसानों की आत्महत्या को लेकर चर्चा में रहा है, जिसकी वजह रही कि यहाँ पे बारिश का, बेमौसम बारिश का हो जाना या फसल ख़राब हो जाना। ऐसे में मुजफ्फर हुसैन ने एक बेहतरीन तरीका लोगों को सुझाया है कि कम लागत में कैसे हम अच्छी फसल उगा सकते हैं, कम लागत में कैसे हम अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो मुजफ्फर हुसैन को इसका पूरा जो क्रेडिट है वो जाता है। और उन्होंने जो गोमूत्र से, गोबर से, और जो उन्होंने गुड़ है, उसके बाद जो बेसन है, उससे जो उन्होंने एक खाद तैयार की है, ये अपने आप में काफ़ी सस्ती खाद है और इससे कोई भी धरती को नुकसान नहीं है। और उर्वरक जो है यहाँ पे पैदावार जो है बड़े पैमाने पे हो सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, जिसे उन्होंने कहा कि 2x2 के अंदर हमने गन्ने की जो उपज लगाई है, उसमें जो गन्ना है काफ़ी बड़ा होगा और उसमें कम से कम 120 किलो हम उसमें से गुड़ निकाल सकते हैं, एक जो हमारा सिस्टम है। तो ऐसे उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कम लागत में हर चीज़ पर उपज ज़्यादा हो सकती है, किसान को कमाई ज़्यादा हो सकती है। तो वाकई में मुजफ्फर हुसैन ने जो यहाँ पर काम किया है वो सराहनीय है। धन्यवाद। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। और इसी प्रकार की देश दुनिया की और ख़बरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।